प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने उपन्यास के अर्थ एवं परिभाषा पर बात की। विभिन्न भारतीय एवं पाश्चात्य विचारकों द्वारा प्रस्तुत परिभाषा से आप परिचित हुए और उपन्यास के स्वरूप पर हमने बात की। आज हम उपन्यास के तत्वों पर चर्चा करेंगे। उपन्यास के 6 तत्व स्वीकृत किए गए हैं, जो कहानी और नाटक के भी तत्व है। और ये 6 तत्व है: कथा वस्तु या कथानक, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथोपकथन या संवाद, देश काल या वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। अब हम इन सभी तत्वों पर संक्षिप्त में बात करेंगे। कथा वस्तु या कथानक क्या है? उपन्यास की जो मूल कहानी है उसको ही कथा वस्तु या कथानक कहा जाता है। उपन्यास में वर्णित घटनाओं के संगठन को, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उपन्यास में वर्णित घटनाओं के संगठन को कथा वस्तु कहते हैं। उपन्यास, चूँकि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि उपन्यास मानव जीवन का प्रतिबिंब है और मानव जीवन में अनेक घटनाएं घटित होती है। उपन्यासकार उन घटनाओं को पूर्वापर संबंध का अर्थ है कि कौन सी घटना पहले होगी और कौन सी घटना बाद में होगी, उनको पूर्वापर संबंध के आधार पर कार्य कारण श्रृंखला में बांध करके। कार्य कारण श्रृंखला का आशय होता है कि किस घटना के कारण नई घटना हुई, वो है कार्य कारण श्रृंखला। तो उपन्यासकार जीवन में घटित घटनाओं को पूर्वापर संबंध के आधार पर कार्य कारण श्रृंखला में बांधकर कल्पना के द्वारा उनमें एकत्व की स्थापना करके कथा वस्तु का स्वरूप निर्धारण करता है। कथा वस्तु के विकास की 3 अवस्थाएं मानी गई है: प्रारंभ, मध्य और अंत। प्रारंभ और अंत में कथानक के कलात्मक विन्यास की आवश्यकता होती है और प्रारंभ में कौतूहलता, रोचकता जो है उपन्यास में होनी चाहिए। मध्य भाग में पात्रों के आंतरिक और बाह्य संघर्षों का मनोविश्लेषण किया जाता है और घटनाक्रम को विस्तार दिया जाता है। कथा वस्तु का उदय, विकास और अंत व्यवस्थित होना चाहिए। उपन्यास की कथा वस्तु का चुनाव इतिहास से भी किया जा सकता है, पुराण से भी किया जा सकता है, जीवनी से भी किया जा सकता है और समसामयिक सामान्य जीवन से भी किया जा सकता है। आजकल जो उपन्यास लिखे जा रहे हैं उनमें हमारे दैनिक जीवन की समस्याओं का चित्रण, दैनिक जीवन का जो चित्रण है वो अधिक देखने को मिलता है। उपन्यास की कथा वस्तु को काल, विषय और समस्या और कथा विधान की दृष्टि से 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। इन 3 आधारों पर कथा वस्तु के भेद किए गए हैं। काल की दृष्टि से कथा वस्तु 3 प्रकार की भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की हो सकती है। भूतकाल की कथा वस्तु के आधार पर 2 तरह की कथा वस्तु हो सकती है। एक तो ऐतिहासिक, जिसमें इतिहास के तथ्य, इतिहास की घटनाओं पर उपन्यास लिखा गया, और दूसरा पौराणिक कथाओं को आधार बनाया गया। वर्तमान जीवन पर आधारित उपन्यासी वर्तमान में अधिक लिखे जा रहे हैं आधुनिक काल में। भविष्य काल के आधार पर भविष्य काल की कल्पना करके भी उपन्यास लिखा जा सकता है, जैसे जैनेन्द्र का जयवर्धन उपन्यास है। विषय और समस्या की दृष्टि से, विषय की दृष्टि से भी 2 भेद किए जा सकते हैं: ऐतिहासिक व सामाजिक। ऐतिहासिक में इतिहास है और सामाजिक के फिर अनेक भेद हो सकते हैं। सामाजिक में कि समाज की आर्थिक समस्या है या राजनीतिक समस्या है कि या किसी सांस्कृतिक समस्या का चित्रण है। इसके अतिरिक्त सामाजिक जो समस्या उपन्यास में चित्रित हुई है, जो कथा वस्तु चित्रित हुई है,
वह उच्च वर्ग से संबंधित है, मध्यम वर्ग से संबंधित है या निम्न वर्ग से संबंधित है। समस्या की दृष्टि से कथा वस्तु के दो भेद हो सकते हैं कि व्यक्तिक और सामाजिक। व्यक्तिक कथा वस्तु का अर्थ है कि उसमें एक व्यक्ति विशेष के जीवन की निजी समस्याओं का ही चित्रण होता है, जबकि सामाजिक में जो समस्याएं चित्रित होती है पूरे समाज की समस्याएं होती है। और ऐसे उपन्यास के जो पात्र है वो व्यक्ति पात्र होते हुए भी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं। कथा संविधान की दृष्टि से कथा वस्तु दो प्रकार की होती है, आधिकारिक कथा और प्रासंगिक कथा। आधिकारिक कथा वह कथा होती है जिसका संबंध नायक से होता है और पूरे उपन्यास में जो आरंभ से अंत तक विद्यमान रहती है। प्रासंगिक कथा वह होती है जो आधिकारिक कथा को आगे बढ़ाने, उसके घटना चक्र में तारतम्य और श्रृंखलाबद्धता प्रस्तुत करने के लिए बीच बीच में आधिकारिक कथा की सहायता के लिए शामिल की जाती है, वो प्रासंगिक कथा कहलाती है। उपन्यास को गद्य महाकाव्य भी कहा जाता है। जैसे रामायण जो महाकाव्य है उसमें मूल कथा राम की कथा है, पर उसमें सुग्रीव सबरी ये जो कथाएं हैं ये प्रासंगिक कथाएं हैं जो मूल कथा को आगे बढ़ाती है। तो कथा वस्तु में विशेषताएं होनी चाहिए कुछ। एक तो मौलिकता, कथा वस्तु मौलिक होनी चाहिए, उसमें विषय की नवीनता होनी चाहिए, घटनाओं की नवीन घटनाओं की उसमें कल्पना होनी चाहिए और उनका संयोजन, वर्णन और विन्यास इस तरह से होना चाहिए कि पाठक आगामी घटना का आभास न कर सके। प्रबंध कौशल का अर्थ होता है, दूसरी विशेषता कथा वस्तु की, उसमें प्रबंध कौशल होना चाहिए। और प्रबंध कौशल से क्या आशय होता है कि प्रबंध कौशल से आशय कथानक की मुख्य और गौण कथाओं को औचित्य के साथ संगठित करने की जो कला है वो प्रबंध कौशल है। तीसरी विशेषता होनी चाहिए संभाव्यता। संभाव्यता से आशय है कि कथानक में जो घटनाएं हैं वो ऐसी लगनी चाहिए जो संभव हो, असंभव घटनाओं का उसमें वर्णन नहीं होना चाहिए। सुगठन का अर्थ है समस्त उपन्यास की कथा वस्तु जो है संगठित व्यवस्थित होनी चाहिए। अनावश्यक घटनाओं का, अनावश्यक बातों का उसमें वर्णन नहीं होना चाहिए और उपन्यास में रोचकता भी होनी चाहिए, क्योंकि मनोरंजन भी उपन्यास का एक उद्देश्य होता है, भले गौण ही उद्देश्य हो। उपन्यास का दूसरा तत्व है पात्र एवं चरित्र चित्रण। पात्र क्या है कि उपन्यास की कथा वस्तु जिन व्यक्तियों से संबंधित है वो पात्र कहलाते हैं और उनके चरित्र का उद्घाटन ही चरित्र चित्रण कहलाता है। उपन्यास मानव जीवन का चित्रण है और उपन्यास में उपन्यास की कथा वस्तु एवं घटनाओं का संबंध जिन व्यक्तियों से है वो पात्र है और उनके चरित्र का विश्लेषण जो है वो चरित्र चित्रण है। उपन्यास के पात्र जो है वो कथा वस्तु के अनुरूप होने चाहिए और पात्र जिस वर्ग के हों उनके आंतरिक एवं बाह्य व्यक्तित्व की सूक्ष्म विशेषताएं, वेशभूषा, वार्तालाप, भाषा शैली आदि सभी जो है वो कथा वस्तु के अनुरूप होनी चाहिए। चरित्र चित्रण के अंतर्गत पात्रों की 3 प्रकार की विशेषताएं देखी जाती है। एक तो पात्र का व्यक्तित्व और पात्र के व्यक्तित्व के अंतर्गत पात्र के शारीरिक बनावट, शारीरिक संरचना, उसके अतिरिक्त रंग, रूप, वेशभूषा, इन सभी बातों का चित्रण किया जाता है। दूसरा बौद्धिक, पात्र के बौद्धिक गुण और बौद्धिक गुणों के अंतर्गत जो है पात्र का शैक्षिक स्तर, शिक्षा का स्तर, उसके चातुर्यता और संकटकालीन परिस्थितियों में उसका बुद्धि वैभव, संकटकालीन परिस्थितियों में उसकी जो निर्णय क्षमता है वो विशेषताएं आती हैं। चारित्रिक
गुणों में उसके चरित्र से संबंधित विशेषताएं होती है कि पात्र का आचरण कैसा है, दूसरों के प्रति उसका व्यवहार कैसा है, वह कितना संवेदनशील है, परिस्थितियों का घात प्रतिघात सहकर उसमें कितनी करुणा और सहृदयता आती है। इन सभी बातों से ही पाठक में पात्रों के प्रति प्रेम और घृणा का भाव जागृत होता है। चरित्र चित्रण के दो शैलियां होती है, एक तो होती है विश्लेषणात्मक या साक्षात शैली, दूसरी अभिनयात्मक नाटकीय या परोक्ष शैली। विश्लेषणात्मक या साक्षात शैली क्या है कि जिस शैली में उपन्यासकार स्वयं ही पात्रों के भावों, मनोवृत्तियों, विचारों का तटस्थ भाव से विश्लेषण करता है, वो तो विश्लेषणात्मक या साक्षात शैली है। इसमें पात्रों के चरित्र का चित्रण लेखक खुद ही करता है। और अभिनयात्मक या परोक्ष शैली वहां होती है जहां पात्रों के चरित्र का चित्रण पात्रों के स्वयं के कथनों से, उनके कार्यकलापों से और अन्य पात्रों के द्वारा उस पात्र विशेष के संबंध में कहे गए संवादों से जहां चरित्र का उद्घाटन होता है, वहां पर अभिनयात्मक या परोक्ष या नाटकीय शैली होती है। चरित्र की दृष्टि से पात्र तीन प्रकार के होते हैं, एक तो उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम पात्र वो होते हैं जिनमें अच्छाई का अंश अधिक होता है और बुराई का अंश कम होता है। मध्यम पात्र होते हैं जो सद और असद प्रवृत्तियों के बीच संघर्ष करते हैं, उनके बीच झकोले खाते हैं और अच्छाई और बुराई से संघर्ष करते हुए अच्छाई की ओर बढ़ते हैं। और अधम पात्र वो होते हैं जो निरंतर बुराई में ही डूबे रहते हैं। पात्रों के अनन्य भेद व्यक्ति के एवं सामाजिक दृष्टि से भी कर सकते हैं। व्यक्तिक पात्र होते हैं जो जिनमें व्यक्ति विशेष के जीवन का जहाँ चित्रण होता है, व्यक्तिवादी उपन्यास जहाँ होता है। जैसे अपन बात करें तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह गेन का उपन्यास शेखर एक जीवनी का जो पात्र शेखर है वो एक व्यक्तिक पात्र है, क्योंकि उसमें उसके जीवन की समस्याओं का चित्रण है। सामाजिक पात्र होते हैं जो किसी वर्ग विशेष के प्रतिनिधि होते हैं। जैसे प्रेमचंद के गोदान उपन्यास के होरी जो है पात्र, वो होरी पूरे किसान वर्ग का पात्र है, प्रतिनिधित्व करता है, तो वो सामाजिक पात्र है। चरित्र चित्रण में भी कुछ विशेषताएं होनी चाहिए कि चरित्र चित्रण में एक तो कथा वस्तु के अनुकूल होना चाहिए, उसमें स्वाभाविकता होनी चाहिए, चरित्रों का जो पात्रों का जो चरित्र है वो स्वाभाविक हो, ऐसा नहीं हो कि उसमें स्वाभाविकता संभाव्यता लगे। मौलिकता होनी चाहिए, नवीनता, सजीवता होनी चाहिए और पाठकों को प्रभावित करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि पात्रों के साथ ही पाठक की संवेदना का साधारणीकरण होता है और वह पात्रों के साथ पाठक जो है पात्रों के साथ सजीव भावात्मक संबंध स्थापित कर उन्हीं के रूप में कल्पना का उन सारी स्थितियों का आरोपण कर स्वयं भोक्ता बन जाता है। तो चरित्र चित्रण जो है वो स्वाभाविक और सजीव होने चाहिए और पाठक को प्रभावित करने की क्षमता रखने वाले होने चाहिए। कथोपकथन या संवाद। कथोपकथन या संवाद क्या है? उपन्यास में जो पात्र है उनके मध्य जो बातचीत होती है, वार्तालाप होता है, उसे ही संवाद या कथोपकथन कहा जाता है। और संवाद या कथोपकथन क्या कार्य करता है? इसका सबसे मुख्य कार्य तो ये कि ये उपन्यास की कथा वस्तु को आगे बढ़ाता है। पात्रों के मध्य होने वाले बातचीत वार्तालाप से उपन्यास की कथा वस्तु जो है वो आगे बढ़ती है। और दूसरा, पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं और आपसी संबंधों को स्पष्ट करता है।
पात्रों के संवादों के माध्यम से, उनके द्वारा कही गई बातों के माध्यम से ही लेखक जो है पात्रों की मनोस्थितियों, मनोभावों और उनके चरित्रों को उजागर करता है, और पाठक जो है वो पात्रों के मनोभावों और उनके स्वभाव से परिचित होता है और उनके प्रति अलग अलग धारणा का निर्धारण करता है। तो कथानक को आगे बढ़ाता है, पात्रों की चरित्र का उद्घाटन करता है और घटनाओं में श्रृंखला संबंध स्थापित करता है, एक के बाद एक घटना क्रम से संयोजित करता है और उपन्यास के उद्देश्य को भी स्पष्ट करता है कि उपन्यासकार इस उपन्यास के माध्यम से क्या कहना चाहिए। कथोपकथन की कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। कथोपकथन संक्षिप्त होना चाहिए, मतलब संवाद संक्षिप्त होना चाहिए। लंबे लंबे संवाद याद नहीं रहते हैं, तो ऐसे संवाद हो जो याद हो सके। स्वाभाविक हो, सहज हो, सजीव हो। इसके साथ साथ परिस्थितियों से भी मेल खाते हो, जैसी परिस्थितियां वर्णित की जा रही उसी के अनुरूप पात्रों के संवाद होने चाहिए। सामान्य परिस्थितियों में अगर क्रोधपूर्ण संवाद है तो वो अनुचित है। इसके अतिरिक्त संवाद जो है पात्रों के चरित्र से, उनके स्वभाव से, उस समय की देशगत स्थितियों परिस्थितियों से, पात्रों के बौद्धिक, शैक्षिक व सांस्कृतिक स्तर के अनुरूप होने चाहिए। संवादों में पात्रों का शैक्षिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक स्तर देखा जाना चाहिए। अंग्रेजों के समय के किसी संवाद में जो है वो सामान्य देसी भाषा का प्रयोग किया जाए अंग्रेज पात्र के द्वारा, तो वो अनुचित होगा। इसी तरह ग्रामीण किसी पात्र या किसान द्वारा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करवाया जाए तो वो भी अनुचित होगा। तो पात्रों के शैक्षिक स्तर, सांस्कृतिक स्तर, बौद्धिक स्तर, स्वभाव, देश स्थिति के अनुरूप संवाद होने चाहिए। संवादों में, कथोपकथन में सरसता में रोचकता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त संवाद जो है वो विषय कथा वस्तु से भी संबंध होने चाहिए और पात्रों के मानसिक धरातल से भी के अनुरूप होने चाहिए। कथोपकथन में लेखक के व्यक्तित्व के निजीपन की छाप होनी चाहिए और पात्रों के अनुकूल विचित्रता, विभिन्नता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त संक्षिप्तता, सजीवता और सार्थकता ये संवादों के अनिवार्य गुण है, विशेषताएं। देश काल या वातावरण। देश काल या वातावरण क्या है? हमने पढ़ा है कि उपन्यास मानव जीवन का चित्रण है और मनुष्य जो है वो अपने समय से, समाज से, युग से, देश परिस्थितियों से जुड़ा रहता है और उनसे प्रभावित भी होता है। अतः व्यक्ति के चरित्र का जो चित्रण है वो देश काल की पृष्ठभूमि में किया जाना चाहिए। व्यक्ति के चरित्र का चित्रण करते समय उसकी पृष्ठभूमि में उस समय का देश काल का चित्रण किया जाना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियों से ही व्यक्ति का चरित्र प्रभावित होता है। परिस्थितियां ही घटनाओं को जन्म देती है। जितनी वास्तविक पृष्ठभूमि में चरित्रों को प्रकट किया जाता है, उपन्यास में उतनी ही विश्वसनीयता और स्वाभाविकता आती है। पहले देश काल और वातावरण को समझे आप। तो देश काल का अर्थ है कि उपन्यास की कथा जिस काल की है और जिस स्थान की है, उस समय की परिस्थितियों और उन परिस्थितियों का पात्रों पर जो प्रभाव पड़ता है, उन सभी का चित्रण ही देश काल और वातावरण कहलाता है। देश काल और वातावरण उपन्यास का अनिवार्य तत्व है, क्योंकि इससे उपन्यास में स्वाभाविकता और विश्वसनीयता आती है। उपन्यास की कथा वस्तु जिस समय और स्थान की होती है, उस समय की सामाजिक स्थिति, रीति रिवाज, वेशभूषा, जीवन स्तर, शिक्षा, संस्कृति, उस समय का प्राकृतिक परिवेश, उस समय की ऐतिहासिक घटनाओं आदि सभी का चित्रण उपन्यास में होना चाहिए और युग के अनुरूप होना चाहिए।
अगर युगानुरूप सामाजिक स्थिति, संस्कृति, रीति रिवाज, वेशभूषा का चित्रण नहीं होगा तो उपन्यास में अस्वाभाविकता आ जाएगी और अविश्वसनीय हो जाएगा। जैसे चंद्रगुप्त और चाणक्य के समय का उपन्यास लिखा जाए और उसमें चंद्रगुप्त और चाणक्य को सूट बूट में चित्रित किया जाए तो इससे उपन्यास में जो है अविश्वसनीयता और पाठक को उसके प्रति अरुचि हो सकती है। अंग्रेजों के समय का उपन्यास और अंग्रेज पात्र को जो है वो ग्रामीण वेशभूषा से चित्रित किया जाए तो ये देश काल और वातावरण के विरुद्ध है। इसी तरह ग्रामीण किसान पात्र को अगर कोट पैंट से में चित्रित किया जाए तो ये देश काल वातावरण के विपरीत है। मुगल काल के किसी मुस्लिम पात्र के द्वारा अंग्रेजी भाषा बोलते हुए दिखाया जाए तो ये उसके विपरीत है, समय, स्थिति और उसके स्तर के अनुरूप विपरीत है। भाषा शैली, भाषा उपन्यास की कथा को अभिव्यक्त करने का माध्यम है, पात्रों के संवाद का माध्यम है और शैली उपन्यास की कथा वस्तु की अभिव्यक्ति या कहने का ढंग है। भाषा सरल, सजीव, इसके अतिरिक्त पात्रानुकूल होना चाहिए, पात्रों के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए, पात्रों के युग, काल और देश के अनुरूप होनी चाहिए। मुगल काल के पात्र के द्वारा अगर अरबी फारसी भाषा का प्रयोग करवाया जाता है तो वह स्वाभाविक है, लेकिन उसके द्वारा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करवाया जाता है तो वो अस्वाभाविक। रोचक होनी चाहिए, मर्म स्पर्शी होनी चाहिए, जो छू जाए, प्रभावपूर्ण और प्रभावमयी होनी चाहिए। शैली जो है वो अनेक प्रकार की होती है और इस शैली के प्रकारों में वर्णनात्मक, आत्मकथात्मक, पत्रात्मक, डायरी और मिश्रित शैली, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। अगर उदाहरण स्वरूप अपन देखें तो पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत, उसमें डायरी शैली। प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास में आत्मकथात्मक शैली। इलाचंद्र जोशी के घृणामय उपन्यास में पत्र शैली है। तो शैलियाँ कई प्रकार की है और उपन्यासकार अपनी अपनी सुविधा के अनुरूप शैली का चयन करता है। आजकल उपन्यासों में एक साथ कई शैलियों का प्रयोग किया जाता है। भाषा और शैली का महत्व उपन्यास में इसलिए भी है कि इन्हीं के माध्यम से लेखक अपने उपन्यास को प्रभावमय, मर्म स्पर्शी बनाता है और उसमें मौलिकता का समावेश करता है। उद्देश्य, मानव का प्रत्येक कार्य उद्देश्यपूर्ण होता है, निरुद्देश्य कोई कार्य नहीं होता है। और उपन्यास जो कि मानव जीवन का चित्रण है, अतः मानव जीवन की व्याख्या और विश्लेषण करना ही उपन्यास का प्रमुख उद्देश्य है। आरंभिक उपन्यासों में दो उद्देश्य प्रमुख रूप से हुआ करते थे, एक तो उपदेश की प्रवृत्ति और दूसरी मनोरंजनात्मकता। लेकिन आधुनिक उपन्यासों में मनोरंजन है वो गौण उद्देश्य है। आधुनिक उपन्यासों में जीवन की व्याख्या, विश्लेषण और पात्रों के परिस्थितियों गत द्वंद्व का चित्रण करना उपन्यासकार का उद्देश्य रहता है। उपन्यास के माध्यम से कि उपन्यासकार किसी जीवन दर्शन की, जीवन सत्य की प्रतिष्ठा करता है और पाठकों में आदर्श संस्कारों के निर्माण का कार्य करता है, राष्ट्रीयता की भावना का निर्माण करता है, नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांतों का प्रकटीकरण करता है और जीवन अनुभवों को समृद्ध बनाता है। एक युग और समाज के जीवन के चित्रण द्वारा वर्तमान युग और समाज को वर्तमान युग और समाज के जीवन को प्रेरणा देने का काम उपन्यास करता है। उपन्यास हमारे जीवन संबंधी अनुभवों को समृद्ध करता है
एक साथ पूरे जीवन की झांकियां दिखा करके, मानव जीवन का ज्ञान प्राप्त करके हम अपने दैनिक जीवन में सामंजस्य और सफलता प्राप्त कर सकते हैं तथा कभी कभी दैनिक जीवन को चिंताग्रस्त अवस्था से उबार कर एक नवीन वातावरण में प्रवेश कर शांति प्राप्त करते हैं। तो उपन्यास जो है उसका उद्देश्य बहुमुखी होता है। जीवन के विस्तृत फलक पर लिखा जाता है और जीवन समाज की अनेक विध समस्याओं का चित्रण जो है उपन्यासकार उसमें करता है और उन सभी से हमारे जीवन संबंधी जो अनुभव है वो समृद्ध होते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने उपन्यास के उद्देश्यों के रूप में पर बात करते हुए लिखा है कि उपन्यास में मुख्यतः यही दिखलाया जाता है कि पुरुषों और स्त्रियों के विचार, भाव और पारस्परिक संबंध कैसे हैं, कैसे युग और समाज, वे किन किन कारणों और प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर कैसे कैसे कार्य करते हैं, अपने प्रयत्नों में वो किस प्रकार सफल या विफल होते हैं और इन सब के फलस्वरूप उनमें कैसे कैसे मनोविकार उत्पन्न होते हैं। सभी उपन्यासों में कुछ न कुछ विशेष विचार या सिद्धांत आपसे आप आ जाते हैं। तब जब उपन्यास के माध्यम से हम किसी पात्र विशेष को परिस्थितियों विशेष में कार्यकलाप करते हुए देखते हैं, उसके मनोभावों को देखते हैं, उसकी सफलता और असफलता को देखते हैं, तो इससे हमें नए जीवन अनुभव प्राप्त होते हैं और उन जीवन अनुभवों को हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं। तो उपन्यास के माध्यम से व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की अनेकविध समस्याओं का चित्रण करना उपन्यासकार का उद्देश्य होता है। इस प्रकार उपन्यास का उद्देश्य बहुमुखी होता है। तो उपन्यास के ये 6 प्रमुख तत्व है: कथावस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद या कथोपकथन, देश काल या वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। धन्यवाद।